हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। जय माता दी। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज करेंगे हम टॉप जी के क्वेश्चन। 1000 की ये सीरीज हमारी रहेगी। आज करे हैं हमने 100 क्वेश्चन। आज की वीडियो में 100 क्वेश्चन रहेंगे जी के क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो जुड़ जाइए, 8 बज गए हैं, क्लास अपनी स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स। तो जल्दी से जुड़ जाइए। पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्ज़ाम जल्दी से। आज वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं रखे हैं मैंने। और आज के 100 क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। एक क्लास हमारी 3 बजे होती है, साइंस क्लास, 3 से 3:30 आधे घंटे की। और एक क्लास ये 8 बजे होती है। तो जुड़ जाइए सभी। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। कहाँ पर हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। बुद्ध बोध गया, यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। तो किसने की आर्य समाज की स्थापना? स्वामी दयानंद ने। यहाँ पर आर्य समाज और ब्रह्म समाज में आप गलती नहीं करके आना। तो आर्य समाज आए तो स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, आनंद आर्य, आनंद आर्य, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद जी ने। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। पहला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे था बेंटिंग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारत की प्रमुख भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन कौन सा था? तो भारत की जो है मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है। कौन सा है? कन्याकुमारी है हमारा दक्षिणतम बिंदु। भारत का सबसे एंड पॉइंट है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ पर निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। और पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि है हमारी गुरुमुखी। आगे चलते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है इंसुलिन का प्रयोग? मधुमेह बीमारी के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू यह है हमारा असम, असम राज्य का है बिहू। असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। बिहू क्या है? एक त्योहार है। कहाँ का? असम राज्य का। बिहू एक त्योहार है असम राज्य का। तो ये हुए हमारे कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम हमारा केरल का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। और जो है ओणम है, इसमें क्या होता है? इसमें नाव की दौड़ होती है। तो उसमें नाव उनकी जो है नाव की प्रतियोगिता होती है केरल में। इसको बोलते हैं ओणम त्योहार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? यह बनी थी दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में। 1911 में बनी थी दिल्ली भारत की राजधानी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है सबसे चमकीला ग्रह? सबसे चमकीला ग्रह है हमारा शुक्र ग्रह है। अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा ग्रह है हमारा कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध ग्रह है। और शुक्र और पृथ्वी को
एक दूसरे की क्या बोलते हैं, सिस्टर, जुड़वा बहनें भी बोलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ और राष्ट्रीय पक्षी है मोर। सभी को पता है इसका। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? जलीय जीव कौन सा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव? ये है डॉल्फिन। कौन सा है? डॉल्फिन। और भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किसको किया गया है? गंगा नदी को। भारत का जो है राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। और राष्ट्रीय फूल है कमल। और राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। और राष्ट्रीय खेल है भारत का हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई A to Z करेंगे फ्रेंड्स, इजी से और मुश्किल तक पूरा करेंगे कवर हम। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इजी हैं पर गलत हो जाते हैं, इसलिए मैंने सारे ही रख दिए हैं इसमें, बिल्कुल आसान से मुश्किल तक। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। कितना है? 3:2। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? राष्ट्रीय गान भारत का किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान लिखा। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम। और जो है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? ये भी आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो आपको राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में पजल नहीं होना है। राष्ट्रीय गान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गान नाथ और यहाँ से गान न आया हुआ है, इसमें भी आया हुआ है न। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान लिखा। और यहाँ पर राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रीय गीत लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। कौन सा है हमारा राष्ट्रीय पंचांग? है शक संवत है। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड। कितनी होती है? 52 सेकंड होती है राष्ट्रीय गान गाने की अवधि। आगे चलते हैं। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? तो किसने की रेडियो एक्टिविता की खोज? किसने की? हेनरी बैकरल ने। हेनरी बैकरल ने की रेडियो एक्टिविता की खोज। किसने की? हेनरी बैकरल ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध शरीर के कौन से अंग से है? पेस मेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। किससे है? पेस मेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। और जो है सरोजनी नायडू है, इनको सरोजनी चट्टोपाध्याय के नाम से भी जानते हैं। और जो है सरोजनी जी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, 13 फरवरी 1800 कितना 79। ठीक है, ये हुआ था 13 फरवरी 1879 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर हुआ था इनका जन्म। तो इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था, हैदराबाद में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 में इनका जन्म हुआ था सरोजनी नायडू का। और इनको किस नाम से जानते हैं? सरोजनी चट्टोपाध्याय। ठीक है, सरोजनी चट्टोपाध्याय के नाम से भी जानते हैं।
1857 के विद्रोह में किसने अपना सबसे पहले बलिदान दिया? तो किन्होंने सबसे पहले बलिदान दिया था 1857 के विद्रोह में? मंगल पांडे ने। किसने? मंगल पांडे ने सबसे पहले बलिदान दिया था 1857 के विद्रोह में। और सांड्रस की हत्या किसने की थी? तो सांड्रस की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी सांड्रस की हत्या। सांड्रस की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। और पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और यह कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और आगे चलते हैं, इलाहाबाद, इसकी जो है डेट भी पूछ ली जाती है कभी कभी, तो इसकी डेट भी याद रखनी है आपको। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ अमृतसर में। ठीक है, आगे चलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। ठीक है फ्रेंड्स, तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी, रजिया सुल्तान। आगे चलते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने। बेयर्ड ने किया टेलीविजन का आविष्कार। ठीक है फ्रेंड्स, जॉन लोगी बेयर्ड ने। और गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? यह पंजाब राज्य का नृत्य है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु राज्य का त्योहार है पोंगल। आगे चलते हैं, याद रखना है पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। पोंगल। रोतोंदी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रोतोंदी विटामिन ए की कमी से होता है। रोतोंदी विटामिन ए की कमी से होता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार हुआ चीन देश में। कागज का आविष्कार हुआ चीन देश में। कहाँ पर हुआ कागज का आविष्कार? चीन देश में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति होता है। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल कहाँ पर स्थित है? यह है हमारा जयपुर में। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है हमारा हवा महल। हवा महल कहाँ पर है? हवा महल है जयपुर में है हवा महल। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में आया वास्को डी गामा भारत। और वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। क्या था? पुर्तगाली नाविक था। वास्को डी गामा भारत आया कितने? 1498, 1498 में पहली बार भारत आया वास्को डी गामा। आगे चलते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? यह की स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है,
यहाँ से ये राम, कृष्ण, आनंद, विवेक, ये 4 नाम याद कर लेना जिससे आपको इजीली याद रह जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? राम ये एक नाम हो गया, कृष्ण एक नाम हो गया, विवेक एक नाम हो गया, यहाँ से आनंद हो गया। राम, कृष्ण, विवेक, आनंद। ठीक है फ्रेंड्स, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने। आगे चलते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने किया। किसने किया? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने किया। ठीक है, यह दयानंद सरस्वती ने दिया वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा थे ना, राजा राम और मोहन ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली कौन सी पहली महिला थी? तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली महिला कौन थी जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? ये थी संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव। ये हो गए अपने कुछ क्वेश्चन फ्रेंड। अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स, अपनी क्लास एक 3 बजे होती है साइंस की, एक ये हमारी 8 बजे होती है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को कहते हैं? तो सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को कहते हैं? गुरु नानक को। सिख धर्म का संस्थापक है गुरु नानक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सिखों का त्योहार कौन सा है? सिखों का त्योहार बैसाखी है। सिखों का त्योहार कौन सा है? सिखों का त्योहार बैसाखी है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को। किसको कहा जाता है लौह पुरुष? सरदार पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। आगे चलते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं नेताजी किस जो है महापुरुष को कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी कहते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। आगे चलते हैं, इसका आंसर रहेगा राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि, ये भी आ सकता है पेपर में कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। और इसकी समाधि को क्या नाम दिया गया है? विजय घाट। क्या नाम दिया गया है? विजय घाट दिया गया है। दिल्ली बहादुर शास्त्री जो है उनकी समाधि को विजय घाट के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। महाभारत की रचना किसने की? वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। किसने की महाभारत की रचना? वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने चाणक्य ने लिखी। कौटिल्य भी नाम आ सकता है, तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी चाणक्य ने। आगे चलते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष। आगे चलते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि या तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। आगे चलते हैं, सूर्योदय का देश किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश किस नाम से प्रसिद्ध है? यह है, सूर्योदय का देश किसको कहते हैं? जापान को कहते हैं सूर्योदय का देश। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डेली जीके क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, और इससे पहले हमने आधुनिक भारत का इतिहास भी किया है, मध्यकालीन भारत का इतिहास भी किया है, और एक प्राचीन कालीन भारत का इतिहास रहता है वो भी करेंगे। पार्ट वाइज MCQ क्वेश्चंस रहेंगे उसमें भी, तो आप वो भी देख लीजिएगा। साइंस की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से भी क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। भारत का भूगोल भी हमने कर लिया है पार्ट वाइज, तो वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आगे चलते हैं, और डेली हमारी करंट अफेयर भी रहती है फ्रेंड्स, 7 बजे डेली करंट अफेयर हमारी रहती है, 7 से 7:30 बजे। आगे चलते हैं, शॉर्ट्स रहती है वो हमारी करंट की। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को जानते हैं। कौन सी ग्रंथि को जानते हैं? मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि जानते हैं पीयूष ग्रंथि को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रांटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किसने किया था? रांटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मनुष्य द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा धातु का प्रयोग मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किया गया। कौन सी धातु का? तांबा धातु का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले किया। एक्सरे का आविष्कार रांटजन ने किया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। आगे चलते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। आगे चलते हैं, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि को जो है क्या नाम दिया गया? राजघाट। राजघाट के नाम से जानते हैं महात्मा गांधी की समाधि को, राजघाट के नाम से जानते हैं। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से ठाणे चली थी भारत में पहली रेल। वर्तमान इसको पहले बम्बई कहते थे, अब मुंबई कहते हैं हम इसको। भारत में पहली बार मेट्रो रेल कहाँ से कहाँ तक चली? भारत में जो मेट्रो रेल है पहली बार चली थी हमारी कोलकाता में चली थी, पहली बार 1984 में चली थी। और 1984 में 24 अक्टूबर को भारत की पहली, कब? 24 अक्टूबर 1984 में, 1984 में 24 अक्टूबर को प्रथम मेट्रो के रूप में मेट्रो रेल चली, जो कि कोलकाता का जो है शुभारंभ, कोलकाता से शुभारंभ हुआ इसका। और कहाँ से कहाँ तक चली ये भी देख लेते हैं। एस्प्लैनेड से भवानीपुर, एस्प्लैनेड से भवानीपुर में चली। और भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? सबसे पहले 1853 में हुआ था पहली रेल हमारी, 1853 में मुंबई से ठाणे चली थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई हमारी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अब कुछ हिंदी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई
थी अमीर खुसरो ने। तो खड़ी बोली के विकास में अग्रणीय भूमिका निभाई थी किसने? अमीर खुसरो ने अग्रणीय भूमिका निभाई थी खड़ी बोली में। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तेलुगु। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु है आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा। प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? और रामचरितमानस में नाम बताइए इसका। भक्ति रस को बताया गया है। भक्ति रस को जो है सबसे प्रधान रस की जो है मान्यता मिली है। नमक का दरोगा कहानी लिखी किसने लिखी? प्रेमचंद ने। नमक का दरोगा कहानी किसने लिखी? प्रेमचंद ने लिखी। नमक का दरोगा प्रेमचंद ने लिखी। आगे चलते हैं। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? मेन बुक मैंने यहाँ रखी है। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार हैं। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा। फेरी नरेंद्र शर्मा। आगे चलते हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण के रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। त्रिपुरा की भाषा क्या है? त्रिपुरा की भाषा क्या है? बांग्ला है। त्रिपुरा की भाषा है बांग्ला। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? कामायनी। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? कामायनी है। जयशंकर प्रसाद की सबसे श्रेष्ठ रचना है कामायनी। बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो बिहारी ने क्या लिखे हैं? दोहे लिखे हैं। क्या लिखे हैं? दोहे। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? कबीर रामानंद के शिष्य थे। चप्पू किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चप्पू किसे कहा जाता है? गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को क्या कहते हैं? चप्पू कहते हैं। गद्य भी आता है उसमें और पद्य भी आता है, दोनों के दोनों मिक्स हो जाते हैं तो उसे कहते हैं चप्पू। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र है। जो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? मंगलसूत्र है। ये हो गए हमारे कुछ हिंदी के क्वेश्चंस। अब हम कुछ साइंस के भी क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि स्टैटिक जीके में ही आते हैं ये सारे क्वेश्चन। आगे चलते हैं तो देख लेते हैं। खाली चट्टानों पर उगने वाली जो है लाइकेन, जो काई होती है लाइकेन होती है, उसको क्या कहते हैं? खाली चट्टानों पर उगने वाली लाइकेन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेल्सीकोलस। क्या कहते हैं? सेल्सीकोलस कहते हैं। खाली चट्टानों पर उगने वाली लाइकेन को क्या कहते हैं? सेल्सीकोलस कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये साइंस से रिलेटेड। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकॉर्पन। कौन सी? इंडोकॉर्पन को जो है जापान में लाइकेन के रूप में लोग खाते हैं। वनस्पति जगत में किसको जल स्थलचर या उभयचर, जो जल में भी रह सकते हैं और धरती पर भी रह सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट। क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट कहते हैं। वनस्पति जंतु में वनस्पति जगत में जिसको जो है ये जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, उभयचरी होते हैं, वे कौन से होते हैं? ब्रायोफाइट। उनको क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट कहते हैं। आगे चलते हैं। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे होते हैं? तो किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं? ये होते हैं जेनमोस्पर्म। क्या होते हैं? जेनमोस्पर्म होते हैं। आगे चलते हैं। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता? तो ये होता है साइकस। क्या होता है? साइकस होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है?
तो ये है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। आगे चलते हैं। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो एनाबीना। क्या है? एनाबीना है। मृदा में धान की पैदावार को बढ़ाने वाला मुक्त जीवी है एनाबीना। जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग, जो फूड एंड माउथ रोग होता है जंतुओं में उत्पन्न होता है, तो उसको क्या कहते हैं? किसकी वजह से होता है? विषाणु की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? विषाणु की वजह से जंतुओं में फूड एंड माउथ रोग होता है। ये हो गए फ्रेंड्स हमारे। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं पता नहीं, क्योंकि मैंने आज नंबरिंग नहीं डाली, ऐसे ही मैं करवा रही हूँ आज। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो कौन सा मिलता है? यूक्लोरेला। क्या मिलता है? यूक्लोरेला मिलता है। हाइड्रो की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्लोरेला। आगे चलते हैं। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो जो डबल रोटी बनती है तो उसके निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? ये है हमारा सैक्रोमाइसेस। क्या है? सैक्रोमाइसेस है इसका नाम, सैक्रोमाइसेस। ये हो गया हमारा। डबल रोटी में जो है निर्माण में कवक होता है वह होता है सैक्रोमाइसेस। दमा और खांसी के रोगों के रूप में काम आने वाली औषधि जो है क्या? इफेड्रिन। क्या है? इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन बन जाता है। दमा और खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि का नाम क्या है? क्या है औषधि का नाम? इफेड्रिन। क्या है? इफेड्रिन है। दमा और खांसी में प्रयोग करने वाले जो है रोगों में काम आने वाली औषधि है हमारी इफेड्रिन। यह है इफेड्रा। इफेड्रा से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? इफेड्रा से हमारी यह प्राप्त होती है एक दवाई। किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो कौन सा ऐसा है पौधे का प्रतिरोपण करके खेती की जाती है? तो यह है प्याज। कौन सा? प्याज है। पौधे का ही प्रतिरोपण करके इसकी खेती की जाती है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन। गुद्देदार पुष्पासन नाशपाती का भाग खाया जाता है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो सामान्यतः अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। कुछ रासायनिक विज्ञान के भी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अल्फा और बीटा की खोज किसने की? अल्फा और बीटा की खोज की रदरफोर्ड ने। किसने की? अल्फा और बीटा की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा की खोज की। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे कुछ 100 क्वेश्चन हो गए हमारे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया, क्लास को अच्छे से देखा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लाइक प्लीज़, शेयर ऑल्सो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़। सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय, टेक केयर। एंड आज थोड़ी छोटी क्लास थी, 100 क्वेश्चन थे, 1 लाइनर थे, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं थे, इसीलिए थोड़ा जल्दी से हो गए हैं। तो आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच।
और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल कितने बजे? 3 बजे। कल अपनी क्लास रहेगी दिन में 3 बजे। साइंस की 2 क्लास होती हैं अपनी। एक तो होती है साइंस की हमारी क्लास होती है। साइंस की क्लास कब होती है? साइंस की क्लास होती है हमारी 3 बजे। कब होती है? 3 बजे। तो साइंस की क्लास होती है हमारी 3 बजे, और 3 बजे वाली क्लास में हम कितना कर चुके हैं? 2 पार्ट हम कर चुके हैं। जो पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस रहे हैं उसमें CGL SSC CGL MTS के ये क्वेश्चंस हैं, ये भी आप 2 वीडियोस देख लीजिएगा। और फिर अभी हमने साइंस का शुरू किया है चैप्टर वाइज हम ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे क्वेश्चन। चैप्टर वाइज सारे कवर करेंगे, पूरी साइंस कवर करेंगे। और आप डेली 1 पार्ट देख लोगे तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा, धीरे धीरे सारा, अभी तो स्टार्टिंग हुई है तो सारा साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, सारा आप कर पाओगे। तो प्लीज़ साइंस की क्लास भी आप 3 बजे, 3 से 3:30 अपनी क्लास होती है, आ जाया करें। और ये हमारी 8 से 8:40 होती है। आज हमारी थोड़ी सी जल्दी ख़त्म हो गई है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।